शायद जीवन में मैंने संघर्ष करना ही लिखा हुआ है, इसलिए तो मैं नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं योगी जी को चुनना ये चूक नहीं है। वैसा लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का हाथ थामना पड़ेगा। किसान परेशान है, उसको स्पेशल उद्योग का दर्जा दे दिया गया है। पूरा बेमे तरह को बर्बाद करने की साजिश चली जा रही है। 33 करोड़ का रोड 33 दिन नहीं चल पाया है, रोड टूट गया, जगह जगह क्रैक हो गया है। 3, 2, 1। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रायपुर टाइम्स और मैं आमिर हैदर। आज हम आपको एक ऐसी हस्ती से मुलाकात करा रहे हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक दखल अंदाजी है। NSUI की बात करें या युवा कांग्रेस की बात करें, छत्तीसगढ़ की राजनीति में उनका एक अपना कद है, एक अपना स्थान है। आइए एक ऐसी हस्ती से आपसे मुलाकात करा रहे हैं जिनका नाम है योगेश तिवारी। योगेश तिवारी जी से हम जानना चाहेंगे कि वर्तमान में योगेश तिवारी जी कहाँ हैं, दिख नहीं रहे हैं। आमिर भाई, मैं अभी भी संघर्ष कर रहा हूँ। मैं शायद जीवन में मैंने संघर्ष करना ही लिखा हुआ है, इसलिए मैं भी लगातार बेमेतरा विधानसभा में लगातार संघर्ष कर रहा हूँ। पिछला चुनाव मैंने वहाँ से लड़ा था, 29,000 वोट करीब मुझे प्राप्त हुए थे। उसके बाद से मैं निरंतर मेरी सक्रियता जो है बेमेतरा में बनी हुई है। वहाँ की आवाज़ को, वहाँ की समस्याओं को लेकर मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूँ। इसलिए मैं आजकल यहाँ नहीं दिख के, रायपुर में नहीं दिख के, मैं बेमेतरा में सक्रियता हूँ। योगेश भैया अभी जो है बेमेतरा में सक्रिय हैं, वहाँ मेहनत कर रहे हैं। वर्तमान में वो किस तरफ हैं, किस राजनीतिक पार्टी विचारधारा से की तरफ हैं वो? मैं तभी किसान नेता हूँ, किसी पार्टी में नहीं हूँ, किसी राजनीतिक दल में नहीं हूँ। और भविष्य में जो मेरी अगर जनता, बेमेतरा की जो जनता चाहेगी, जो मुझे स्नेह करती है, प्यार करती है, 14 हज़ार बहन मुझे राखी बांधती है पिछले 8 साल से बेमेतरा में। वहाँ के किसानों का मुझे जो स्नेह और प्यार मिलता है, उन लोगों से सलाह लेकर जिधर कहेंगे उधर मैं पार्टी में जरूर प्रवेश करूँगा, क्योंकि लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का हाथ थामना पड़ेगा। और अगर बोला जाए तो मैं नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित हूँ। आज देश को, हिंदुस्तान को जिस मुकाम पे उन्होंने पहुँचाया है, तो जितनी तारीफ की जाए कम है। ऐसे विचारधारा से अगर मेरी जनता चाहेगी तो मैं जरूर जुड़ूंगा। योगेश तिवारी एक बहुत बड़ा नाम है। जब हम लोग कॉलेज के दिनों में होते थे तो रायपुर और पूरे छत्तीसगढ़ में चाहे धरना हो, प्रदर्शन हो, घेराव हो, एक बड़ा नाम युवा कांग्रेस के रूप में सुनकर आता था योगेश तिवारी का। तो योगेश तिवारी से कहाँ चूक हो गई, से मीन्स कि अपना गॉडफादर चुनने में, क्योंकि जब आपको एक चुनाव करना था भूपेश या फिर अजीत जोगी, तो वहाँ पर कोई चूक हो गई? मुझे चूक नहीं मानता, किस्मत मानता हूँ। हो सकता है मेरी किस्मत में ना लिखा हो, इसलिए मैं नहीं बन पाया। लेकिन कहीं ना कहीं योगी जी को चुनना ये चूक नहीं है। ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं। योगी जैसे नेताओं का मुझे आशीर्वाद मिला, उनके साथ जुड़ने का मुझे अवसर मिला। इस चीज़ को मैं बहुत अपनी किस्मती मानता हूँ, इसको मैं चूक नहीं मानता। और योगी जी के जिंदा रहते तक मैंने ईमानदारी से योगी जी का साथ दिया। उनके विचारों के साथ मैं हमेशा अपनी सहमति देते हुए हमेशा जुड़ा रहा। और ऐसे नेता बहुत बिरले मिलते हैं, इसलिए मैं अजीत जोगी जी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अजीत जोगी जी के बाद क्या अमित जोगी से वो पटरी या वो जम नहीं पाया, क्या कारण है? नहीं, जमने वाली कोई बात नहीं है। मैं योगी जी के प्रति मेरी लॉयल्टी थी, योगी जी के प्रति मेरी आस्था थी। योगी जी के रहते मैंने ईमानदारी से उनका साथ दिया। लेकिन बाद में मुझे लगा कि जनता कांग्रेस जो हमें जिस मुकाम पे हमें जाना है, या लोगों के लिए उनके समस्याओं को अगर दूर करना है, उनके परेशानियों को अगर हम हल कर सकते हैं, किसी राष्ट्रीय दल में जुड़ना पड़ेगा। इस भावनाओं से मैंने अपने आप को जनता कांग्रेस से मैंने अलग कर लिया। और बहुत सारे साथी जो इधर उधर दूसरी पार्टियों में जा रहे थे, तो इसी कारण से मैंने जनता कांग्रेस छोड़कर एक किसान नेता के रूप में किसानों की समस्याओं को लेकर मैं लगातार वहाँ संघर्षशील हूँ। लगातार मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, क्योंकि बेमेतरा कृषि प्रधान क्षेत्र है, मेरी कर्मभूमि है, उस पार्टी में मैंने जन्म लिया है। इसलिए मैं वहाँ निरंतर वहाँ की समस्याओं को लेकर मैं संघर्ष कर रहा हूँ। वर्तमान में जो कांग्रेस की जो भूपेश सरकार है, उनके कामों से आप कितना संतुष्ट हैं? देखा जाए तो संतुष्टि नहीं के बराबर है। सरकार योजनाएं बहुत सारी लाई, बहुत सारी योजनाओं को मैंने समर्थन भी किया, लेकिन सभी योजनाएं धरातल पे नहीं है, ज़मीनी स्तर पे नहीं है। सब कागज़ पर ही योजनाएं हैं, बाकी सब जीरो है। आज चाहे नरवा की बात करें, गुरवा की बात करें, बाड़ी की बात करें, गौशाला की बात करें, ये सब योजनाएं ठीक थी, लेकिन आज गौशाला में गाय कहाँ है?
आज तो मैं बोलता हूँ सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का केंद्र है ये। गोबर खरीदी, गौशाला का निर्माण करना, किसी भी गौशाला में ना चारे की व्यवस्था है, ना पीने की गायों के लिए पानी की व्यवस्था है। वैसा गौशाला बनाने से क्या मतलब है, ना वहाँ कोई कर्मचारी है। आज भी किसान परेशान है, आज भी खुलेआम घूम रहे हैं, आज लोगों को फसल बर्बाद हो रहा है, किसान चिंतित है। आज देश में आज सरकार आती है, कांग्रेस की सरकार है, कर्जा माफ़ी की बात करते हैं। आज कर्जा माफ़ी की नौबत क्यों आती? किसान हमेशा कर्जदार क्यों होता है? इस देश में जवान जय किसान का नारा हम लोग देते हैं। इस देश में जवान की पूजा होती है और किसान की पूजा होती है, लेकिन आज सबसे ज़्यादा अगर बदहाली जीवन अगर कोई जी रहा है तो किसान जी रहा है। लेकिन भैया मैं रुकना चाहूँगा, सीएम साहब तो कहते हैं हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया, धान खरीदी हो गया, कर्ज माफ़ी हो गया, यहाँ तक कि गोबर की भी खरीदी हो रही है। अभी मैं बोला ना कि किसानों को जितना उनकी फसलों का वाजिब मूल्य मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। आज भी किसान डबल फसल ले रहा है, एक सिंगल फसल ले रहा है, उसके बावजूद कर्जदार है। कहीं ना कहीं कभी वो बैंक से कर्जा लेता है, कभी किसी व्यापारी से कर्जा लेता है, यानी वो कर्ज में डूबा ही हुआ रहता है। आज सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि किसान कर्जदार क्यों है। किसान को आज उन्नत करने की ज़रूरत है। जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं वहाँ पानी की व्यवस्था है। बेमेतरा की बात करना चाहूँगा। बेमेतरा में दो प्रमुख नदियाँ हैं, सीमात है, खारून है, उसके बावजूद वहाँ सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ पानी नहीं है। आज भी किसान परेशान है, उसको स्पेशल उद्योग का दर्जा दे दिया गया है। पूरा बेमेतरा को बर्बाद करने की साजिश चली जा रही है। वहाँ कोई प्लांट लगाता है उसको 100% सब्सिडी दी जा रही है। जितने स्पंज आयरन प्लांट हैं जो विदेशों में जिनमें बैन लगाया जा रहा है, वो ऐसे प्लांट वहाँ खुलने के लिए उन लोगों ने सब ज़मीन ले लिया है। आज लोग विरोध कर रहे हैं, उसके बावजूद लोगों को एनओसी दी जा रही है। सरकार की सभी योजनाओं में हम लोग विरोध करते हैं। और अगर आज किसान की बात करती सरकार तो सबसे ज़्यादा अगर परेशान किसान है। किसान को अगर धान बेचने के लिए भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बारदाना खरीदने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है, खाद के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बिजली नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है। अगर समर्थन मूल्य की राशि भी दी जाती है तो किस्तों में दी जाती है, बोनस भी किस्तों में दी जाती है। कुल मिलाकर किसान परेशान है। बेमेतरा की आप बात कर रहे थे तो मैं कई कांग्रेसियों से बात किया, हमारे भी परिचित किए हैं। तो जो वर्तमान वहाँ के विधायक हैं आशीष छाबड़ा, वो कहते हैं कि जितना विकास उन्होंने बेमेतरा में किया छत्तीसगढ़ में कहीं पर भी नहीं है। इसमें कितनी सत्यता है? विकास नहीं, भ्रष्टाचार हुआ है। वहाँ जाकर देखिए, अगर विकास के नाम पे सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। जो रोड बनाए गए हैं, 17 किलोमीटर का एक रोड बना है कोबिया से लेकर नवागढ़ मोड़ तक, 33 करोड़ का रोड 33 दिन नहीं चल पाया है। रोड टूट गया, जगह जगह क्रैक हो गया। यानी भ्रष्टाचार का आलम अगर कहीं विकास भी हुआ है तो उससे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। उसको विकास नहीं मानते। एक रोड को अगर हर 6 महीने में बनाना पड़े, ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए। एक बात और सुगबुगाहट है पूरे छत्तीसगढ़ में लोगों में कि योगेश तिवारी जो है अगला चुनाव बीजेपी से लड़ने वाले हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? और आप तैयारी भी कुछ न कुछ बेमेतरा में कर रहे हैं। आपका अपना एक जन समूह है, आपके अपने एक संगठन है, फॉलोअर्स हैं, लोग हैं आपके साथ। तो बीजेपी ज्वाइन करने वाली और उनके विजन में से चुनाव लड़ने में इसमें कितनी सच्चाई है? अभी तक तो मैंने फैसला नहीं किया, लेकिन मैं कहीं ना कहीं बताया आपको कि मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से प्रभावित हूँ। और ज़रूर अगर मुझे मौका मिला तो ज़रूर मैं बीजेपी में शामिल होना चाहूँगा। लेकिन अभी हम लोगों ने फैसला नहीं किया, लेकिन बहुत जल्द हमें फैसला करना है। और अगर मुझे मौका मिला तो लड़ूंगा नेता। मैं किसान नेता को हमेशा एक जन सेवक के रूप में, एक समाज सेवक के रूप में मैं हमेशा लोगों की सेवा कर रहा हूँ। मेरा सेवा और संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। बहुत सारी पार्टियां जो है घोषणा पत्र निकालती हैं। आम आदमी पार्टी ने गारंटी कार्ड निकाला है और अभी अमित जोगी ने तो शपथ पत्र में दे रहे हैं सारी चीज़ें लिखकर। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, जिसकी भी पार्टी का घोषणा पत्र तो बनाना ही पड़ता है। घोषणा तो करती सरकार, लेकिन सरकार बनने के बाद ही तो घोषणा पूरा होगी ना। लेकिन आप देख सकते हैं कांग्रेस सरकार ने गंगा जल लेकर घोषणा पत्र बनाया था। कर्मचारी महासंघ के लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, उसके बावजूद उनको नियमितीकरण नहीं किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे वादे हैं जो सिर्फ पूरी वादे निकले हैं, उनको घोषणा आज तक पूरा नहीं कर पाई सरकार। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेमेतरा में, क्योंकि कृषि प्रधान क्षेत्र है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वयं वहाँ जाकर वादा किया था। जब प्रथम नगर आगमन पर बेमेतरा गए थे, उनकी घोषणा थी यहाँ मैं शक्कर कारखाना खोलूँगा, फूड प्रोसेसिंग प्लांट खोलूँगा। आज उन्हें 5 साल लगभग ख़त्म होने जा रहा है, फिर से सरकार चुनावी मोड़ पे जा रही है। लेकिन आज तक ना शक्कर कारखाना का पता है, ना फूड प्रोसेसिंग प्लांट का पता है, सिर्फ पूरी घोषणा है।
और कुछ नहीं। अमित जोगी के शपथ पत्र पे क्या कहेंगे? नहीं, अमित जोगी ने शपथ दिया है, शपथ पत्र दिया, इसके पहले भी जनता कांग्रेस ने शपथ पत्र दिया, लेकिन जनता ने मौका नहीं दिया। जनता अगर मौका देगी तभी तो घोषणा कर पाएगी। वो घोषणा योगेश तिवारी क्या सोचते हैं? समाज ने काफ़ी कुछ उन्हें दिया है, राजनीतिक यात्रा भी आपकी शानदार रही है, एक बहुत बड़ा नाम भी है आपका, तो योगेश तिवारी ने भी क्या कुछ सोचा है समाज के लिए? छत्तीसगढ़ के जो मेरे सहयोगी भाई हैं, जो मुझे स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, चाहे रायपुर हो, छत्तीसगढ़ के कोने कोने से लोग मुझे जो मेरे साथ जुड़े हैं, कहीं ना कहीं उनसे मेरा स्नेह है, उनका स्नेह मेरे ऊपर है। तो मैं एक समाज सेवी के रूप में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अपना जीवन पूरा समाज सेवा में समर्पित कर दिया है। नंदनवन के पास से बुर्ची करके जो मेरी फार्म हाउस हुआ करता था, वहाँ मैंने आधी ज़मीन को एक ट्रस्ट बनाकर मैंने दान देकर एक 250 बेड का बहुत बड़ा वृद्धाश्रम बना रहा हूँ। लगभग वो फाइनल स्टेज पे है, 11 करोड़ रुपये की लागत से। और मैं अपनी ज़िंदगी अब समाज सेवा पे समर्पित करना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ की जनता की मैं सेवा करूँ। ये थे योगेश तिवारी जी, जिन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की भी चर्चा की और साथ ही साथ जो समाज से उन्हें मिला है सूद समेत या उससे ज़्यादा लौटाने की उनकी एक प्लानिंग है और वृद्धाश्रम नंदनवन के पास खोल रहे हैं। ये बहुत नेक काम कर रहे हैं। हम इनको और इनके पूरे परिवार को रायपुर टाइम्स की ओर से बहुत बधाई देते हैं और फिर आप लोगों से किसी हस्ती के साथ हम आपसे मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहें द रायपुर टाइम्स। धन्यवाद।